इस वीडियो में हम जानेंगे सम विषम, गुणनखंड, गुणज और भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सह अभाज्य, ट्विन अभाज्य या ट्विन प्राइम और परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के बारे में। जैसे इंसान आपके आदमी, औरत, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, इस तरीके से कैटेगरी में आपके विभाजित हैं, उसी प्रकार क्या हमने नंबरों को भी हमने जो है कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया, विभाजित किया है। उसमें आपका आ जाता है सम विषम, मतलब सम और विषम नंबर्स में, भाज्य और अभाज्य नंबर्स में, कुछ आपके भाज्य हैं कुछ अभाज्य हैं, परमेय और अपरमेय नंबर्स में। तो हम इस वीडियो में जो है आपकी सम संख्याएं और सबसे पहले विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका है सम संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो आपकी सम संख्याएं कौन सी होती हैं? दो से पूर्णतः विभक्त संख्याएं। तो आपकी ऐसी संख्याएं जो आपकी दो से पूर्णतः विभक्त होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जैसे आपकी 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। आपकी 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। आपकी 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 8 है आपकी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 10, ये भी 2 से, 12, 14, 16, ये सारी संख्याएं आपकी 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। तो ये सारी आपकी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। फिर आपका है विषम संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। 2 से पूर्णतः विभक्त ना होने वाली संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? विषम संख्याएं। इनके उदाहरण हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19। ये आपकी सारी संख्याएं जो हैं 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी। तो अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो आपकी सम संख्याएं होती हैं स्टार्ट 2 से, फिर आपका 4, फिर आपका 6, ऐसे आती है। तो इसको अगर हम नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिखें या हम इसको पूर्ण संख्याओं के रूप में लिखें तो आपकी कुछ ऐसी हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 से पहले आपका हो जाएगा 0। तो ये आपके सबके हो गए पूर्णांक हो गए, सॉरी ये आपकी पूर्ण संख्या होगी, इसमें हमने 0 भी इंक्लूड किया। अब देखिए 2 से स्टार्ट हुआ 0, वो 2 से स्टार्ट किया, 4 पे जंप हुआ, फिर 6 पे, मतलब एक आपको स्किप करके जंप करना, एक आपको छोड़नी है संख्या। तो फिर 8, फिर 2, फिर 10, फिर 12, फिर 14। तो आपने देखा कि जो आपकी इवन नंबर्स हैं, जो आपकी सम संख्या है, उन सब में 2-2 का अंतर है। ठीक है, 4 और 2 में 2 का अंतर, 6 और 4 में 2 का अंतर, क्योंकि हम 1 जंप हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब आगे कि 0 आपकी कैसा नंबर है, तो आप अगेन 1 को छोड़ के जंप होंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0। तो आपकी 0 कैसा हुआ? इवन नंबर हुआ। अब आप ऑड नंबर कर देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, ऐसा। तो आपके जो इवन नंबर हैं उनके अलावा जो भी नंबर बच्चे वो सारे ऑड नंबर हैं, मतलब विषम संख्याएं हैं। और आपका 0 कैसा है? एक सम संख्या है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या में आपका 0 तो आएगा नहीं, तो आपकी सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 2। और आपकी सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो आपकी जो 2 है ये सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है और आपकी 1 सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है। बाकी 0 को वो आपकी पूर्ण संख्याओं में आ जाती है। ठीक है, और आपकी 0 भी जो है वो सम संख्याओं में ही है, क्योंकि 0 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 तो आपका सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। एंड सबसे बड़ी संख्या की बात होगी तो ये आपकी अनंत तक जाती हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हम पता नहीं कर सकते सम। सेम विषम संख्याओं के लिए भी हम सबसे बड़ी विषम संख्या पता नहीं कर सकते। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी एक नंबर दे रखा है, मान लो 1, 3, 6, 2, 8। अब आपको बताना है कि ये नंबर आपका सम है या विषम। तो आप बस लास्ट वाले डिजिट को चेक कीजिए, आप केवल यूनिट डिजिट है क्या, इकाई के अंक को चेक कीजिए। आपका 8 है, तो 8 आपका क्या सम नंबर है, तो ये आपका पूरा नंबर भी कैसा होगा? सम ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल है 150790। अब इसमें भी आप लास्ट वाली डिजिट देखो, आपकी 0 है और 0 आपका कैसा? सम है, तो ये आपका नंबर कैसा होगा? सम होगा। 76921, इसमें भी आप लास्ट को देखिए, आपका क्या है? 1, और 1 आपका कैसा है? विषम है, तो ये आपका नंबर पूरा कैसा होगा? विषम होगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अगला टॉपिक है हमारा गुणनखंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर।
तो जो आपका गुणनखंड या फैक्टर है, इसका भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। अगर आपको गुणनखंड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर आप भाज्य और अभाज्य संख्याएं नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आपके गुणनखंड का क्या मतलब होता है? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दें, उस दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2 के गुणनखंड होंगे 1 और 2। अब आपका ये जो 2 है वो दी गई संख्या हो गई जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, और आपके 1 और 2 हैं वो इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, तो आपके 2 के गुणनखंड हो गए 1 और 2। ठीक है, तो आपके गुणनखंड का क्या मतलब होता है? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दें। 3 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 3, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 के गुणनखंड होंगे 1, 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 नहीं है 4। 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 18 ले लेते हैं। 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 से तो आपका सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, फिर आपको हो जाएगा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 10 से नहीं होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अब 18 से होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? 18 के गुणनखंड हो गए। अब आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपको चेक करना है कि उसका गुणनखंड है या नहीं। उदाहरण के लिए हमारे पास नंबर है 24 और आपको ये बताना है कि ये 4 का गुणनखंड है या नहीं। तो आप इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 चौक 24, तो ये आपका क्या है? 4 का गुणनखंड। 4 जो है 24 का गुणनखंड है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 26। 4 का गुणनखंड है या नहीं, तो आप 4 से डिवाइड करके देखिए, आपका 4 से जो है डिवाइड नहीं हो पाएगा। 26, 4 6 24, तो ये आपका जो है 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये आपका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ और देखिए, आपका जो 1 है वो सभी में आ रहा है, 1 1 1 1 और 1। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 1 है वो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है, मतलब सबके पास 1 तो होगा ही होगा गुणनखंड में। दूसरी चीज़ क्या है कि एक नंबर खुद, जैसे 2 में 2 आ गया, 3 में 3, 4 में 4, 12 में 12, 18 में 18। इसका मतलब क्या है कि जो आपका नंबर है वो स्वयं भी जो है अपना हमेशा फैक्टर होगा। तो ये 2 तो फैक्टर सबके पास होते ही होते हैं, 2 तो गुणनखंड सबके होंगे ही। एक तो आपका हो जाएगा 1 और दूसरा आपका नंबर खुद। ठीक है, तो ये आपके 2 तो फैक्टर सभी में होंगे, बाकी इसके अलावा भी और भी फैक्टर हो सकते हैं। एक और चीज़, 2 के केवल 1 2 2 ही फैक्टर हैं, 2 गुणनखंड हैं। 3 के 1 और 3 केवल 2 हैं। 4 के 1 2 3 केवल 3 हैं। 12 के 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फैक्टर हैं। और 18 के 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फैक्टर है गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो गुणनखंड होते हैं उनको हम गिन सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनंत हैं, आप नहीं बता सकते कि किसी नंबर के टोटल या कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर हम 9 की बात करें तो 9 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे? 1 3 और 9। तो 9 के केवल 3 ही गुणनखंड है, ऐसा नहीं है कि और भी इसके अलावा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुणज या इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो गुणज या मल्टीपल आपका क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, उस दी गई संख्या के गुणज कहलाती हैं। तो ये पढ़ने में थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है गुणनखंड की तरफ, इसमें थोड़ा सा ये अंतर है। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से है, उसमें आपका था दी गई संख्या को, उसमें था पूर्णतः विभक्त कर दें, इसमें हो जाए उसमें था कर दें। तो आपके गुणनखंड में क्या था? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दें, वो आपकी क्या होती हैं? उस संख्या की गुणनखंड होती हैं। और इसमें आपका क्या है? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, उस दी गई संख्या के गुणज कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2 के आपके गुणज होंगे 2 4 6 8 10 12, तो ये सब 2 से जो है पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। उसमें क्या था? ये इनसे विभक्त होता है, इसमें उल्टा है, ये इनसे विभक्त होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है गुणज और गुणनखंड में। 3 के गुणज आपके हो जाएंगे 3 6 9 12 15 18, ये सब जो है 3 से विभाजित हो जाएंगी। 12 के गुणज होंगे 12 24 36 48 60 72, ऐसे और आगे तक होंगे। अगर आपको सिंपली आप समझें तो ये आपके टेबल हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेबल, हिंदी में हम इनको बोलते हैं पहाड़े। तो आपके जो ये टेबल हैं या जो पहाड़े हैं, ये एक्चुअल में गुणज वो ही हैं। बट इतना सा अंतर है कि हम जो टेबल पढ़ते हैं वो टेंजा या
2 दहाई तक पढ़ते हैं, ठीक है। और आपके जो गुणज होते हैं वो अनंत तक होते हैं। आप जितने नंबर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपका गुणज उतना ही बड़ा हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम 2 के गुणज की बात करें तो अगर आपने 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका हो जाएगा 200। तो ये आपका 200 भी क्या है, 2 का एक गुणज है। तो जो सबसे छोटा गुणज है वो है नंबर खुद। 2 का गुणज सबसे छोटा 2 होगा, 3 का हो जाएगा 3, 12 का हो जाएगा 12। और सबसे बड़े अगर हम गुणज की बात करें तो इसको हम पता नहीं कर सकते क्योंकि ये अनंत तक होते हैं। आप जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपका गुणज होता जाएगा, ठीक है। तो ये अनंत तक चलते हैं और जब ये अनंत तक होते हैं इसलिए हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते कि आपके 2 के कितने गुणज होंगे। और गुणनखंड के केस में उल्टा था, हम पता कर सकते थे कि किसी भी नंबर के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, लेकिन गुणज के केस में हम पता नहीं कर सकते कि कुल कितने होंगे। जैसे हम 12 की बात करें तो 12 के शायद कुल 6 गुणनखंड थे, लेकिन जो गुणज होंगे वो अनंत होंगे, ठीक है, हम गिन नहीं सकते। और 12 का जो सबसे छोटा गुणज था, गुणनखंड था, वो 1 था और सबसे बड़ा था वो 12 था। और गुणज के केस में अगर हम बात करें, ये गुणनखंड का था, सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा 12, ठीक है। 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है सबसे बड़ा। अगर हम गुणज की बात करें तो सबसे छोटा गुणज होता है नंबर खुद, और बड़ा तो हम पता कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, आपको कोई नंबर दे रखा है ये 123, आपको बताना है कि ये 3 का गुणज है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे करेंगे 3 से करेंगे हम इसको डिवाइड। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। उसमें हम उल्टा करते थे गुणनखंड के केस में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अभाज्य संख्या, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी वीडियो का, और इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, केवल और केवल 2 गुणनखंड वाली संख्याएं। तो आपकी ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो आपकी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। ना 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम, यही इसका मतलब है केवल और केवल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओनली एंड ओनली। तो इसका मतलब हो गया कि केवल और केवल ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो, केवल 2 हो, ठीक है। तो आपकी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। और इसमें आपका फिर या इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है, जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभक्त हो। तो इसको हम अभी बाद में देखेंगे, पहले आप इसको इसके अकॉर्डिंग समझिए, ठीक है। तो 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, एक ही, एक तो केवल 1 से ही डिवाइड होगा। 2 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 2, 3 के हो जाएंगे 1 और 3, 4 के हो जाएंगे 1, 2 और 4, 5 के हो जाएंगे 1 और 5, 6 के हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6, 7 के हो जाएंगे 1 और 7, 8 के हो जाएंगे 1, 2 और 4 और 8, ठीक है। 9 के हो जाएंगे 1, 3 और 9, 10 के हो जाएंगे 1, 2, 5 और 10, 11 के हो जाएंगे 1 और 11, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 12 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, 13 के हो जाएंगे 1 और 13, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा बीच में, ठीक है। 14 के हो जाएंगे 1, 2, 7 और 14। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, केवल और केवल 2, तो केवल और केवल 2 आपके किन के गुणनखंड हैं, एक तो आपका है ये 2, दूसरा आपका है 3, इसके भी जो है केवल 2 गुणनखंड हैं। फिर आपका है ये 4 के तो 3 गुणनखंड हैं, ठीक है। 5 के हो जाएंगे फिर इसके भी 2 हैं, 6 के हो जाएंगे 4, ये नहीं है, 7 के भी 2 हैं, 8 के 4 हैं, 9 के भी 3 हैं, ये भी नहीं है, 10 के हो जाएंगे 4, ये भी नहीं है। फिर आ जाइए 11 पे, इसके भी 2 हैं, फिर 12 इसके तो बहुत हैं, 6 हैं इसके तो, 13 के भी 2 हैं, 14 इसके हैं 4, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपके जो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड है वो आपके हैं 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो ये सारे आपके नंबर कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य नंबर हैं, ठीक है। तो उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहाँ तक 13 तो मैंने यहाँ तक निकाल ही लिया। इसके अलावा फिर आपके हो जाते हैं 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर आपका होगा 29, फिर आपका 31, फिर आपका हो जाएगा
33, 37, फिर आपका हो जाएगा 41, फिर आपका 43, ऐसे आपके और आगे होते जाते हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम 10 नंबर तो ऐसे मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अदर टाइप से जो है क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो आपको 10 नंबर तो शुरू के कम से कम पता होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए आपका जो एक है उसके पास केवल एक ही गुणनखंड है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, केवल और केवल दो, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, तो ये आपका इसीलिए जो है अभाज्य संख्या में नहीं आया। अब आ जाओ सेकंड डेफिनेशन पे, जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभक्त हो। अब आप देखिए जो आपके प्राइम नंबर है, अब देखिए दो के गुणनखंड क्या है, एक और दो, तो ये एक से भी डिवाइड होगी, दो से भी डिवाइड होगी, मतलब एक तो एक हो गया और एक स्वयं। तीन में देखिए एक और तीन, मतलब वन और स्वयं। पाँच के केस में देखिए वन और फाइव, मतलब एक तो वन हो गया और एक इटसेल्फ हो गया। सात के केस में एक और सात, मतलब वन और स्वयं। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो केवल एक से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। इसलिए मैंने इसकी दोनों डेफिनेशन लिख दी हैं, जैसे आपको समझ में आए। एक तो ये हो गया केवल और केवल जो है इसके दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर जो संख्याएं जो इनके केवल एक से और खुद से डिवाइड होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो अगर हम बात करें, ये तो आपके और आगे तक जाएंगी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं कौन सी होगी, हम पता नहीं कर सकते, ये तो अनंत तक जाएंगी संख्या। ठीक है, तो हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये 2 से स्टार्ट हुई है, तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये आपको याद रखना है, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज क्या है, आपकी 2 समभी है, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है, अभाज्य संख्याओं के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी इस वीडियो के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो आपकी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो सब आपकी क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें भी गुणनखंड आ गया, तो हम अब देख लेते हैं गुणनखंड। एक के गुणनखंड हो जाएगा केवल एक, दो का गुणनखंड हो जाएगा एक और दो, तीन के हो जाएंगे एक और तीन, चार के हो जाएंगे एक, दो और चार, पाँच का हो जाएगा एक और पाँच, छः के हो जाएंगे एक, दो, तीन और छः, सात के हो जाएंगे एक और सात, आठ का हो जाएगा एक, दो, चार और आठ। ठीक है, नौ के हो जाएंगे एक, तीन, फिर नौ, 10 के हो जाएंगे एक, दो, पाँच और 10, 11 का हो जाएगा एक और 11, 12 के हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, 6 और 12, 13 का हो जाएगा एक और 13, 14 का हो जाएगा एक, दो, 7 और 14। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन के हिसाब से 2 से अधिक, तो 2 से अधिक का मतलब हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी हो सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए, इसका मतलब हो गया कम से कम 3 हो। ठीक है, तो कम से कम 3 हो या 3 से और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप देखिए एक के पास एक ही है, इसके पास 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके आ गए ये 3, 2 से ज़्यादा हो गए 3 है। ठीक है, इसके 2 ही हैं, इसके हैं 4, चलिए 2 से ज़्यादा हैं, इसके हैं 2 ही, इसके भी 4 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, इसके 3 हैं, ये भी 2 से ज़्यादा हैं, इसके हैं 4, ये भी 2 से ज़्यादा हैं, इसके 2 ही हैं, इसके हैं 6, ये भी 2 से ज़्यादा हैं, इसमें 2 ही हैं, इसके 4 हैं, ये भी 2 से ज़्यादा हैं। तो आपके जो 2 से ज़्यादा वाले हो गए वो 4, 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12 और फिर 14। ठीक है, तो ये आपके सारे कैसे हैं, ये आपके सारे भाज्य संख्याएं हैं। तो उदाहरण में आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इसके बाद फिर आपका और आ जाएगी 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 21। ठीक है, तो ऐसे आपकी और आगे आती जाएंगी, अनंत तक होंगी ये। ठीक है, तो अब आप देखिए आपकी सबसे छोटी जो संख्या हुई भाज्य वो आपकी क्या है, 4। तो 4 क्या है, आपकी सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी हम पता कर नहीं सकते क्योंकि आपकी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, और
सबसे छोटी सम संख्या भी है ये, इससे छोटी कोई सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या आपकी क्या है, 4 है, और सबसे छोटी संख्या भी 4 ही है भाज्य। अगर हम विषम संख्या की बात करें सबसे छोटी, तो वो आपकी क्या है, 9 है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से 9 हो जाएगी। अब 3 आपकी किसमें थी, 3 आपका था भाज्य अभाज्य संख्या में, 2 आपका था अभाज्य संख्या में। अब आपका जो वन है, जो आपका वन है ये ना भाज्य में आया ना अभाज्य में, ठीक है। तो आपका जो 1 है ना वो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती, क्योंकि इसके पास एक ही गुणनखंड होता है। अभाज्य के लिए 2 चाहिए केवल, और भाज्य के लिए 2 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 के पास केवल 1 ही है, तो इसलिए आपका ये ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में। तो 1 आपकी ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, 4, 6, 8, 10, 12, ये आप देखिए 4, 6, 8, 10, 12, ये सब आपकी सम संख्याएं भी हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसी और आगे भी। इसका मतलब क्या है, ये आपकी सब सम संख्याएं और क्रम से भी हैं। 4 के बाद 6 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी कैसी हैं, भाज्य, केवल 2 के अलावा। आपकी 2 कैसी थी, भाज्य संख्या थी, लेकिन आपकी आपकी 2 कैसी है, सम संख्या भी है और भाज्य भी है, अभाज्य भी है, ठीक है। सम है और अभाज्य भी है। तो आपकी ये 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, अकेली है 2 ऐसी संख्या जो हमारी सम और अभाज्य दोनों हैं। वरना 2 के अलावा आपकी जितनी भी सम संख्याएं हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आप कोई भी सम संख्या ले लो, आपकी सारी कैसी हैं, भाज्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि 2 आपकी अकेली सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी कैसी हैं, भाज्य हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। और बाकी मैं आपको बता ही चुका, सबसे छोटी 4 है, सम भी 4 है, सबसे छोटी भाज्य। बाकी 9 सबसे छोटी हो गई विषम भाज्य, बाकी सबसे बड़ी हम पता नहीं कर सकते, वो आपकी अनंत तक जाती हैं, ठीक है। अब आपके कुछ फैक्ट हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित। तो पहला आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सही बात है। ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, अकेली ये एकमात्र, इसके अलावा कोई और सम संख्या ऐसी नहीं है जो आपकी अभाज्य हो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 थी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 ही है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। और आपकी 1 ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है। जो आपका मोस्टली क्वेश्चन आया है यूपी टेट में वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन आपकी जो है अभाज्य संख्या, उसमें आपका ऑप्शन में 1 भी रहता है, 0 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो मोस्टली लोग 1 लगा देते कि भैया 1 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन 1 आपकी जो है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। और 0 तो इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, और 0 को हम प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। और आपकी जो 2 है वो कैसी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा, ना कि 1। सब लोग जो है मोस्टली 1 लगा देते हैं जिन्होंने अभाज्य संख्याओं के बारे में सही से नहीं पढ़ा है। आई होप आपको सम विषम गुणनखंड गुणज भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित आपका शायद अब क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत नहीं होगा। और आप लोग ट्रिक पे फोकस ना करें, क्योंकि जो आपकी ट्रिक होती है वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ही होती है। अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। मैथ कॉन्सेप्ट की चीज़ है, ट्रिक से हम लोग जो है एकेडमिक के लिए, जैसा कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम्स का पैटर्न है, इसके लिए हम नहीं सीख सकते। ये केवल ट्रिक जो है आपके एसएससी या बैंक्स के एग्जाम के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में रिपीट होते हैं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जो है ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है।